नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 8 के समाधान। क्या देखने वाले हैं? कक्षा 8 के समाधान देखने वाले हैं। इसमें जो टेक्स्ट हैं उनका नाम है भारत की खोज। क्या नाम है? भारत की खोज। जो टेक्स्ट का नाम है भारत की खोज और वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्या है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो उसमें पाठ है वो है पृष्ठ संख्या 126। क्या है? पृष्ठ संख्या 126 और उनके अभ्यास। क्या है? अभ्यास के जो अभ्यास है उस अभ्यास के प्रश्नोत्तर और उनके आंसर दोनों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखते हैं पृष्ठ संख्या 126। देखिए इसमें क्या है। सवाल नंबर 1 आपके सामने। देखिए क्या है सवाल। आखिर ये भारत है। क्या है? आखिर ये भारत है। आखिर ये भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? ये प्रश्न अध्याय 2 के शुरुआती हिस्से से लिए गए हैं। अब पूरी पुस्तक पढ़ चुके होंगे। आपके विचार से इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं? जो कुछ आपने पढ़ा है उसके आधार पर और अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। वो आपको बताना ही पहला सवाल है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ही रहा। देखिए क्या है। ये रहा। भारत एक भूभाग का नाम नहीं है, अपितु उस भूभाग में बसे लोगों, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके रीति रिवाजों, उसके इतिहास का नाम भारत है। उसके भौतिक स्वरूप का नाम भारत है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अतीत में अनेकों संस्कृतियों को बनते बिगड़ने देखा है। अनेकों संस्कृतियों आई और यहाँ आकर या तो विलीन हो गई या नष्ट हो गई, परंतु इन सब में अपनी संस्कृति को न सिर्फ बचाए रखा अपितु उसे श्रेष्ठ भी सिद्ध किया। इसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी किया है। उसने कितने ही आक्रमणकारी देखे, कितने ही शासनकाल देखे, गुलामी की बेड़ियों देखी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपनी शक्ति को दूसरे के पैरों तले पाया, पर उसने फिर उठकर अपने सम्मान को पाया, अपनी धरोहर को खोने से बचा लिया। यह है भारत। ठीक है। आज बेशक वह एक बड़ी आबादी वाला देश हो, परंतु उसके पास आज भी उसकी बहुमूल्य विरासत है। उसकी संस्कृति, महापुरुषों के उच्च विचार, विविधता में एकता व धर्मनिरपेक्षता वो हमारे पास है। वो था पहले सवाल का आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल। देखिए क्या है। आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्या पिछड़ गया है? क्यों पिछड़ गया था? देखिए उनका आंसर क्या है। ये रहा उनका आंसर। देखिए क्या है। इसका मुख्य कारण संकुचित मानसिकता का होना है। इन रूढ़ियों ने भारत की गतिशीलता पर दुष्प्रभाव डाला है। यद्यपि पुराने भारत पर नज़र डाले तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल का अतुल भंडार था। यहाँ लोगों में संरचनात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। लोगों ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने का प्रयास किया था, जिसके उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। परंतु इन सब को भूलकर हमें अनुसरण प्रवृत्ति अपना ली। इसका दुष्प्रभाव ही था कि हमने अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को खो दिया। जहाँ हमने ब्रह्मांड के रहस्य खोने थे, वही हम व्यर्थ के आडंबरों में भ्रमित होकर अपने ज्ञान को गुमित कर चुके थे। जहाँ राजाओं ने साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी के लिए
सुदूर देशों तक भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था। वही हमारी संकीर्ण मानसिकता ने उस प्रसार पर रोक लगा दी थी। कहा जाता है कि महासागरों की यात्रा करने पर नर्क की प्राप्ति होती है। इन सब संकुचित विचारधाराओं ने भारत के विकास पथ को रोक दिया। भारत में व्याप्त निरक्षरता व समाज में बढ़ती जाति पाति ने भारत की गतिशीलता को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच के दायरों को अब धीरे धीरे जैसे जंग लगने लगा था। हमारी वैज्ञानिक चेतना इन आडंबरों, रूढ़ियों व संकीर्ण मानसिकता के नीचे दबकर रह गई। इसके विपरीत यूरोप भारत से जो कभी पिछड़ा हुआ था, अपनी वैज्ञानिक चेतना तथा बुलंद जीवन शक्ति और विकसित मानसिकता के कारण तकनीकी विकास में भारत से आगे निकल गया था। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या है। यह है सवाल नंबर तीसरा। नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। अब आप ही बताइए कि आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है? अपने साथियों से चर्चा करके पता करो कि उनकी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है और आपकी और उनकी तस्वीर मातृभूमि की छवि में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। देखिए पहला तो है क। देखिए वो क्या है कि मातृभूमि से तात्पर्य जहाँ एक और इसका भौगोलिक स्वरूप आता है, वही दूसरी ओर इसका सामाजिक रूप भी आता होता है। मेरी दृष्टि से मेरी मातृभूमि सबसे अलग और सबसे गौरवशाली है। अलग से तात्पर्य मेरा है जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह जहाँ उत्तर में पर्वत राज हिमालय को लेकर खड़ी है, तो दूसरी ओर दक्षिण में अथाह समुद्र के रूप में है, पश्चिम में रेगिस्तान के रूप में विराजमान है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और ऋतु परिवर्तन, ये सब इसके रूप हैं जो हर जगह रमणीय और रोमांचकारी है। परंतु सिर्फ भौगोलिक स्वरूप से ही तो मेरी मातृभूमि की छवि पूर्ण नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए मेरे या हम सब के मन में मातृभूमि का दर्जा लिया हुआ नहीं है, अपितु मेरी मातृभूमि ने अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का जन्म दिया है। इसी मातृभूमि ने जहाँ राजा राम और श्री कृष्ण के रूप में महापुरुषों को जन्म दिया है, तो ये उन महापुरुषों की भूमि जननी रही है जिन्होंने भारत का इतिहास में अमिट अक्षर में लिख दिया है। इन एक संस्कृति का पोषण नहीं किया, अपितु अनेकों संस्कृतियों को अपनी मातृत्व की छाया में पाल पोस कर महान संस्कृतीय के रूप में उभारा है। इन जहाँ गुलामी को सहा तो वही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन सभी कारणों ने इस मातृभूमि को गौरव दिया है। मेरी मातृभूमि एक गौरवशाली मातृभूमि है। अब देखिए अपने मित्रों व साथियों के साथ चर्चा के आधार पर उत्तर लिखे तो हमारे साथी भी हमारे तरह सोचते हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4। देखिए कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भौरबेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सहायन रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा है, वो आपको बताना है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। देखिए क्या है, ये रहा। नेहरू जी ने यह कथन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कहा है क्या कि सिंधु घाटी की जितनी विकसित सभ्यता का उल्लेख कम ही देखने में मिलता है। उनके अनुसार ये विकसित सभ्यता थी। उस विकास को पाने के लिए इस सभ्यता ने हजारों वर्षों का साथ लिया हुआ। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध कायम किए थे। इस सभ्यता में नागर सभ्यता की बड़ी उत्तम थी। नेहरू जी के अनुसार आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार साल पुरानी इस सभ्यता से जोड़ता है। इसलिए नेहरू जी ने इसे भारतीय सभ्यता की भौरबेला कहा है, जो एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बल्कि आराम से ही विकसित सहायन रूप में विद्यमान थी। इस सभ्यता ने सुंदर वस्तुओं का निर्माण ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के लिए उपयोगी ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया था, जिसने आगे चलकर भवन निर्माण व जल निकासन प्रणाली का
मार्ग प्रसाद लिया। ये भारत के लिए सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो के कारण ही संभव हो सका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे इसी प्रश्न संख्या 126 के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है वो हम इसी वीडियो में अब ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, समाधान अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी इसी चैनल में कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।